रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह के द्वारा आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान नगरीय निकाय निर्वाचन और ईवीएम संबंध में जानकारी दी गई। एक ही बीयू में पहले महापौर या नगरीय निकाय के अध्यक्षों का चुनाव होगा, उसके बाद पार्षद के लिए मतदान होगा और जो अध्यक्ष या महापौर का है उसके लिए व्हाइट पेपर का उपयोग होगा और पार्षद चुनाव के लिए पिंक कलर के पेपर का उपयोग होगा। पहले प्रत्याशियों का नाम, उसके बाद नोटा, उसके बाद बीच में एक पट्टी होगी जिसमें पार्षद लिखा होगा और उसके आगे वाली बटन सील रहेगी, बाकी खुली रहेगी। इससे मतदान होगा। रायपुर नगर निगम में प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है तो बीयू दो लगने की संभावना है, दो ही लगेगी तो बीयू बदलेंगे, बट एक ही बीयू से चुनाव होगा। एक ही बीयू में पहले पार्षद, पहले महापौर या नगरीय निकाय के अध्यक्षों का होगा, उसके बाद तो जो सभासद या पार्षद हैं उनके लिए मतदान होगा। जो अध्यक्ष या महापौर का है उसके लिए व्हाइट पेपर यूज होगा और जो पार्षद वाला होगा उसके लिए पिंक कलर की वो यूज होगी। पहले प्रत्याशियों के नाम, उसके बाद नोटा, उसके बाद बीच में एक पट्टी होगी जहां पर पार्षद लिखा होगा और उसके आगे वाली बटन को सील रहेगा, बाकी जो खुली रहेगी उनसे ही मतदान होगा। इसमें जब व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो उसको सीयू के माध्यम से वोट देने का एक वो दिया जाता है, वो दिया जाएगा। उसके बाद वो जाएगा, उसके पास ऑप्शन है कि वो पहले मेयर का वोट डालना चाहे, अध्यक्ष का वोट डालना चाहे या पार्षद का वोट डालना चाहे। जो भी वोट वो पहले डालेगा उसके बाद एक छोटी सी बीप होगी, उसके बाद जब वो बीप सुन लेगा तो वो दूसरे को दबाएगा, दूसरे को दबाने के बाद एक लंबी बीप होगी। इसका मतलब है कि उसने अपना पूरा निर्वाचन सक्सेसफुली कर लिया है। इसके बाद भी एक दो स्थितियां और बन सकती हैं। वो स्थितियां ये है कि वो जाता है और वो केवल दो में से किसी एक को ही वोट डालता है और वो दूसरे को नहीं डालना चाहता है। ऐसी स्थिति में डिमॉन्स्ट्रेशन हर जगह होगा, बताया भी जा रहा है, लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी को भी, प्रत्याशियों को भी बता दिया गया है। ऐसी स्थिति में पार्षद के नीचे एक इंड का ऑप्शन है, वो इंड बटन को दबाएगा, तब फिर वो लंबी बीप हो जाएगी। उसका मतलब है कि वो केवल एक को वोट डालना चाहता था, वो वोट पड़ गया। एक बार बता देता हूँ, फिर एक बार देख लेंगे। वो वोट पड़ गया। एक स्थिति ये बन सकती है कि उसने वोट एक ही डाला और वो इंड नहीं दबाया। उसको हालांकि वहां पर जो टीम होगी वो बताएगी कि भाई आप या तो दूसरा वोट डालिए, लंबी बीप नहीं आई है, क्योंकि जब तक वो नहीं दबाएगा तब तक या तो वो दूसरा वोट डाले या इन दबाए, जो उसको करना करे, लंबी बीप पर ही प्रोसेस पूरी हो। अगर ऐसा नहीं करता है और वो चला जाता है तो फिर पीठासीन अधिकारी एक बार मशीन को ऑफ करेगा। ऑफ करते वो वोट तो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर से वो मतलब वो प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, फिर वो ऑन कर देगा। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि उसको वोट अलॉट हुआ और उसने वोट किसी को नहीं डाला, सीधे इंड बटन दबा दिया। ऐसी स्थिति में उसकी प्रेजेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन चूंकि उसने वोट किसी को नहीं डाला है तो जब मतगणना होगी तो वो अंडर वोट के रूप में दिखाएंगे। ये ही मोटी मोटी स्थितियां हैं जो इस पूरे ईवीएम चुनाव में यूज में आएगी। वीवीपैट को लेके जैसे विवाद होता था कि वीवीपैट निकलती है तो दिखता है कि किसको वोट डाले, वो इन टाइप की मशीन में वो दिखने वाली व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2025-26 को भारत के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए ऐतिहासिक है। मोदी सरकार ने टैक्स को बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक की छूट दी और किसानों के लिए कई सुधार लागू किए। व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए, जैसे एमएसएमई के लिए लोन सीमा बढ़ाना और स्टार्टअप को फंड देना। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए टैक्स छूट दी गई। बजट ने आधारभूत संरचना, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम संपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा इस बजट से। इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। हमारे ज़्यादातर लोग किसान हैं, मध्यम वर्ग हैं। किसानों के लिए भी ये बजट बहुत ही वरदान साबित होगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड जिसके माध्यम से अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से ये योजना लागू किए थे। इसकी जो सीमा थी 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। अब वो 5 लाख तक केसीसी के माध्यम से ऋण ले पाएंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे। और मत्स्य है, पशुपालन है, इसमें भी 5 लाख तक का उनको लोन मिलेगा, तो किसानों की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी घोषणा इस बजट में हुआ है। आजकल कैंसर जैसी बीमारी भी आम हो गई है, तो पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर कैंसर के लिए खोले जाएंगे। इससे निश्चित रूप से कैंसर की बीमारी में रोकथाम होगा। उसी तरह से प्रदेश को मूल आधारभूत संरचना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र शासन के तरफ से मिलेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी को लेकर कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। उन्होंने बताया कि धान के अंतर की राशि अन्नदाताओं के खातों में जल्द ही भेज दी जाएगी, जिससे किसानों को शीघ्र लाभ मिलेगा। हाँ, कल धान खरीदी का अंतिम तिथि था 31 जनवरी, और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। और इस साल किसान भी बढ़े हैं। पिछले साल 24,72,000 किसान धान बेचे थे। इस साल 25,49,000 किसान धान बेचे हैं और बहुत जल्दी उनकी जो अंतर की राशि है उसको भी उनके खातों में भेज दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने बताया कि ये बजट आम लोगों के जीवन को सहज और सुलभ बनाने के लिए तैयार किया गया है और निश्चित रूप से इतिहास रचने वाला होगा। श्री साव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बजट ने लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का काम किया है और अब आम लोगों पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। ये विकसित भारत के निर्माण का बजट होगा। 2047 के भारत के निर्माण का बजट होगा। आम लोगों के जीवन को सहज और सुलभ बनाने का ये बजट होगा। और निश्चित रूप से आज इतिहास रचने जा रहा है। लगातार 8वीं बार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं। तो निश्चित रूप से ये देश के लिए ऐतिहासिक होगा। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम बजट के माध्यम से हुआ है, तो निश्चित रूप से ये भी बजट आम लोगों को लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठने वाला। रायपुर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 10.105 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1,05,000 रुपए थी, बरामद हुआ। आरोपी सुशांत बेहरा, अभय सिंह बघेल और स्वास्तिक पाठक को न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे मोदी सरकार की अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट ने देश की जनता को ठगने का काम किया है और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए निराशाजनक साबित होगा। शुक्ला ने आरोप लगाया कि इस बजट में किसानों के उपज के समर्थन मूल्य की गारंटी, फसल बीमा में सुधार और मनरेगा की मजदूरी बढ़ोतरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा की गई है। मोदी सरकार की अदूरदर्शिता का प्रमाण है 2025 का आम बजट। वित्त मंत्री ने इस बजट में
देश की जनता को ठगने का काम किया है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए घोर निराशाजनक बजट साबित होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए उनके उपज की समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस बजट में फसल बीमा में सुधार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस बजट में मनरेगा की बढ़ोतरी और मनरेगा की मजदूरी के बारे में बढ़ोतरी के बारे में कोई प्रावधान नहीं। उल्टे इस बजट में प्रधानमंत्री आवास में 40% की कटौती की गई है। इस बजट में जल जीवन मिशन में 67% की कटौती की गई है। कृषि के बजट में 7% की कटौती की गई है। शिक्षा के बजट में 9% की कटौती की गई है। अब कुल बजट का मात्र 1.2% ही स्वास्थ्य में खर्चा किया जाएगा। मतलब आम आदमी के स्वास्थ्य के बारे में इस बजट में कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है। शहरी विकास के बारे में इस बजट में पिछले बजट की अपेक्षा 28% की कटौती की गई है। साथ ही ग्रामीण विकास के बारे में लगभग उतनी ही 22% की कटौती की गई है। इस बजट में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ के दाम 2014 की अपेक्षा 2025 में आधे से कम है क्रूड ऑयल के दाम। तो पेट्रोलियम पदार्थ में लगने वाले टैक्स में छूट दी जा सकती थी, एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जा सकती, लेकिन इस बजट में उसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मोदी सरकार की प्राथमिकता में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ही नहीं। खाद सब्सिडी, मनरेगा, MSP की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की गारंटी, इन तमाम चीज़ों के बारे में यह बजट पूरी तरीके से मौन है। छत्तीसगढ़ के बारे में भी इस बजट में उपेक्षा की गई है। इस बजट में छत्तीसगढ़ की नई राजधानी में बनने वाले एम्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस बजट में रावघाट सहित रायगढ़ बलौदाबाजार रेल लाइन के बारे में एक भी रुपए का प्रावधान नहीं। इस बजट ने छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा की है।